अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 13 कैफ 6 का स्टार्ट हो गया जी। आपको प्लीज़ में मैंने ईयर एंड एरियर वाली किस्तों वाला सवाल पहले दिन कराया था, परसों हमने ये किया था क्वेश्चन 1, और फिर इसमें हमने जर्नल एंट्रीज़ और एक्सट्रैक्ट्स और नोट्स तक बना लिया था। कल फिर थोड़ी सी इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करते हुए क्वेश्चन 2 में फिर हम 3 पे आए थे, और 3 के अंदर सेमी एनुअल वाला सवाल हमने देखा था। कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था, एंट्रीज तो वैसे ही रही। मज़ीद प्रैक्टिस होगी हमारी, एनुअल इन एरियर हो, सेमी एनुअल इन एरियर। अब सेमी एनुअल देख लिया तो अब पता लग गया, अभी क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है। फिर जाते जाते हमने एक शरारत की कि किस्तों को एडवांस में पे करना शुरू कर दिया था। तो इसके अंदर जो फ़र्क आए थे चीदा चीदा, उसमें नंबर 1 क्या था? पहली इंस्टॉलमेंट के सामने इंटरेस्ट नहीं आया था। ठीक है। फिर जर्नल एंट्रीज करते हुए फिंगर थंब अप्रोच ने क्या बताया था कि यकम जनवरी 15, देखो ये तो यकम जनवरी 15 पर अगर ज़ीरो है, अगर होती भी कोई फिगर तो उसका इंटरेस्ट तो हो ही नहीं सकता था, जैसे आगे जाकर था। एनीवेज, यकम जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15 तक का इंटरेस्ट बनता था, जो 31 दिसंबर 15 की बजाय यकम जनवरी 16 की सुबह पे हुआ था। तो हमने कहा 31 दिसंबर 15 की शाम को एक्सपेंस एक्रू तो हो चुका है, नहीं पे हुआ तो पेएबल की एंट्री करें। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट की एंट्री हुई थी। तो एडवांस का सवाल होगा तो एडिशनल काम क्या करना पड़ा करेगा? हमारे साल का इंटरेस्ट, अगर सालाना रेंटल्स हैं तो हमारे साल का इंटरेस्ट हमारे साल के आखिरी दिन की बजाय अगले साल के पहले दिन पे हो रहा होगा, तो फिर साल के एंड पे उसको एक्रूवल की एंट्री डालकर रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। अच्छा, और अगर यही सेमी एनुअल का सवाल होता तो, मसलन सेमी एनुअल का सवाल होता तो आएंगे सवाल, तो यकम जनवरी 15 से 30 जून 15 तक का इंटरेस्ट यकम जुलाई 15 को पे हो जाता, और फिर यकम जुलाई 15 से 31 15 तक का इंटरेस्ट जो है वो पेएबल आता हमारे साल में। यानी फिर सेमी एनुअल तो बैलेंस शीट में, यानी पेएबल वाली एंट्री सिर्फ कितने महीनों के इंटरेस्ट की नज़र आती? 6। बैलेंस शीट में पेएबल इंटरेस्ट कितने महीनों का होता? 6 का, क्योंकि दरमियान में तो 6 महीने का इंटरेस्ट जो है वो पे हो चुका हुआ है। अच्छा, यही क्वार्टरली साल बन जाएगा तो क्वार्टरली रेंटल्स वाला सवाल बन जाएगा, तो पहले 3 क्वार्टर्स जो हैं उनका पे हो जाएगा और चौथे क्वार्टर का पेएबल होगा। मंथली होगा तो फिर 1 महीने का पेएबल होगा। ठीक है। तो दूसरी एहतियात क्या करनी पड़ी हमें? एडवांस के सवाल में हमने अपने साल का इंटरेस्ट ध्यान से देखना पड़ा। ये 16 का इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता 115, क्योंकि 16 के साल में ये यकम जनवरी 16 पे नजर आ रहा है। एडवांस में तो कभी भी इंटरेस्ट पे नहीं होता, इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड इन एरियर्स। तो ये 16 के साल के पहले दिन इंटरेस्ट नजर आ रहा है, तो ये 16 हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ क्या था? 15 के साल का इंटरेस्ट था, 16 के साल के पहले दिन पे हुआ था। ठीक है। तो दूसरी एहतियात आ गई थी यहाँ पे। फिर मैंने आपको एक्सट्रैक्ट्स गालिबन नहीं बनवाए थे, और मैंने आपको कहा था कि अब बैलेंस शीट के अंदर भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट के अंदर भी आपको अगर एडवांस वाला सवाल हो तो रेंट, ये इंटरेस्ट पेएबल भी नज़र आएगा। अब हमारी कहानी कुछ ज़रा थोड़ी सी और बढ़ गई। अभी एक चीज़ और आज पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह, डेप्रिसिएशन की डिस्कशन लेसी के सवाल में, और तो फिर जीआरवी एक चीज़ होती है और एक पीओ होती है, तो ये चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता ऐड हो रही हैं। तो अब जितनी कहानी होती जाएगी उसको हम रिवाइज़ करने के लिए पक्का समरी बनाते जाएंगे। जैसे अभी तक हमने लेसी में क्या पढ़ा, अब यूँ करेंगे। वर्किंग 1 में लीज पेमेंट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट यूजिंग इम्प्लिसिट रेट। वर्किंग 2 में लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, बोलने वालों को पास होते देखा मैंने। वर्किंग 2 में लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, और वो स्टार्ट होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से। फिर उसके बाद जनरल एंट्रीज में पहली एंट्री राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। ठीक है। और फिर पेमेंट के वक्त एंट्री लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक है। लेकिन एडवांस के सवाल में इंटरेस्ट पेएबल का ध्यान रखना पड़ता है। फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट की बारी आई तो पीएनएल में लेसी का सवाल हो, नॉर्मल लीज हो, तो पीएनएल में क्या जाता है? इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्रीसिएशन। इंटरेस्ट एक्सपेंस लीज लायबिलिटी का और डेप्रीसिएशन राइट ऑफ यूज की। ठीक है। और बैलेंस शीट में क्या जाता है? राइट ऑफ यूज की बुक वैल्यू, लीज लायबिलिटी करंट नॉन करंट में बाइफरकेट करके। और नई चीज क्या पता लगी कल? अगर एडवांस वाला सवाल होगा तो बैलेंस शीट में इंटरेस्ट पेएबल भी नजर आएगा।
अगर वो एनुअली एडवांस में पे कर रहे हैं रेंटल्स तो एक पूरे साल का इंटरेस्ट पेएबल, अगर सेमी एनुअल है तो 6 महीने का पेएबल, क्वार्टरली है तो 3 महीने यानी आखिरी क्वार्टर का पेएबल, मंथली है तो एक चीज़ ऐड होगी हमारे पास, ठीक है। वो क्या, एडवांस वाले सवाल के अंदर बैलेंस शीट के अंदर इंटरेस्ट पेएबल भी दिखेगा। अच्छा, एक एडवांस वाले सवाल में भी दिखता है और एक बड़ा स्पेशल सवाल है जिसके अंदर अभी तक आप सारे सवाल देख रहे हैं, इधर आपका साल शुरू होता है, इधर लीज शुरू हो जाती है, जरूरी तो नहीं है। तो जब लीज का ईयर एंड और फाइनेंशियल ईयर एंड डिफरेंट होगा तो ये बड़ा टेक्निकल काम है, लेकिन है आसान, करेंगे, उसमें भी फिर इस किस्म का मसला आएगा, लेकिन फिलहाल उसको ना सोचें। फिलहाल सादा बात, लेसी का सवाल, अब एंट्री छोड़ें, वर्किंग छोड़ें, अब पीएनएल बैलेंस शीट इस तरह से बोलते हैं और नोट को बोलते हैं जो असल चीज़ है, ठीक है। लेसी का सवाल हो, नॉर्मल लीज हो, पीएनएल में क्या जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस, लीज लायबिलिटी की और राइट ऑफ यूज की डेप्रिसिएशन। बैलेंस शीट में क्या जाएगा, राइट ऑफ यूज की बुक वैल्यू नॉन करंट एसेट्स में और लीज लायबिलिटी नॉन करंट और करंट में बाइफरकेट करके, प्लस अगर एडवांस का सवाल है तो इंटरेस्ट पेएबल भी बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में नजर आएगा। ठीक हो गया। फिर मैंने आपको ये छोटू सा सवाल होमवर्क में दिया था, ठीक है जी। अब इस सवाल के स्केड्यूल को मैं बनाऊंगा और चूंकि इसमें जनरल एंट्रीज नहीं मांगी हुई तो मैं फिर ज़बानी ही बस बोल दूंगा एंट्रीज, लेकिन हम एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं 31 दिसंबर 2016 के और नोट भी ज़रा क्विकली हो जाएगा, एडवांस का सवाल भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। जी, 1 जनवरी 2015 पे लीज कमेंस हो रही है, लीज टर्म 12 साल है, एनुअल रेंटल 10-10 हज़ार के हैं इन एडवांस और इंटरेस्ट रेट है 10%, ठीक है। तो वर्किंग वन लीज पेमेंट, तो 10-10 हज़ार की 12 पेमेंट्स हैं, तो टोटल क्या बन गया जी, 1,20,000। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या चाहिए होता है जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। अब उसके लिए मेरी राय है कि आप पहले वर्किंग 2 ओपन कर लिया करें और डेट और इंस्टॉलमेंट वाला कॉलम बना लिया करें, इससे ज़रा हेल्प मिल जाती है। वैसे टाइमलाइन भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़रा उसमें टाइम ज़ाया होता है, तो जो काम करना ही है वही करके ज़रा हेल्प ले लेंगे। तो डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस। जी, कमेंसमेंट डेट, पहली लाइन में कौन सी, पहली लाइन में एक इंस्टॉलमेंट लिख लूं, पहली लाइन हमेशा खाली। फिर एडवांस का सवाल है तो 1 जनवरी 15 कितना, फिर 1 जनवरी 16, वो यार ये तो 12 वाला है, चलो खैर जान दो, 1 जनवरी 17, क्योंकि नोट में भी मुझे ये वाला कॉलम चाहिए होता है, तो ये तो पूरा कर लेने में हर्ज नहीं है, क्या ख्याल है। वैसे भी इसके बगैर करना सीखेंगे पर अभी नहीं, वो बहुत लेंथी सवालों के अंदर, अभी फिलहाल तो जरा जो सिखाया हुआ चलाते हैं ज़रा, ठीक है। तो 1 जनवरी 2017 पर एक किराया मजीद आ गया 10,000, फिर लंबा काम गले पड़ गया 10,000, पता नहीं 12 पूरे आते भी हैं कि नहीं। 1 जनवरी 19, 1 जनवरी 20, 1 जनवरी 21, पता नहीं नोट में क्या किया होगा आपने, बताया ही नहीं हुआ था। 1 जनवरी 22, कितने तक जाना है दस दो, या अल्लाह खैर। 1 जनवरी 23, 1 जनवरी 24, 1 जनवरी 25, सचमुच 26 तक जाना था। ओए होए बुढ़े बंदे नूं कित्थे तुसीं हैं, किहड़े काम ला छड़िया। सारे की ज़रूरत नहीं है, वैसे पहला दिन था इसलिए कर लिया। अच्छा, अब डिस्काउंटिंग करनी है, एनुअली इन एडवांस है, तो 1 जनवरी 15 पे सारे कैश फ्लोज को लाना है, तो इसको माफ़ कर दें, ये ऑलरेडी 1 जनवरी 15 पे मौजूद है, ठीक है।
लेकिन बाकी के सारे कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना है और लगाएंगे क्या? सिंपल डिस्काउंटिंग, पागल एनविटी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि एक से ज़्यादा कैश फ्लोज हैं, सेम इंटरवल से हैं, सेम अमाउंट के हैं, तो एनविटी का फॉर्मूला लगा देंगे। और एनविटी के फॉर्मूला की खास बात क्या है कि ये सारे कैश फ्लोज को पहले कैश फ्लो से एक पीरियड पीछे ला के छोड़ता है। इसका मतलब ये भी सारे के सारे कहाँ पर आ जाएंगे? यकम जनवरी 15 पर, और ये तो ऑलरेडी यकम जनवरी 15 पर मौजूद है। तो टाइम लाइन ही एक तरह से मैंने बनाई है यहाँ पे, पर ऐसे बना ली कि टाइम ज़रा बच जाए। ओके, बाकी ये सारा बनाया करेंगे या नहीं डिसाइड कर लेंगे। फिलहाल इतना तो बता दिया है कि बाकी स्केड्यूल हम ज़रूरत के हिसाब से बनाते हैं, ठीक है ना। और ये भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं थोड़ा सा सोचें तो, लेकिन फिलहाल पहला दिन था तो इसलिए मैंने ये सारा ही बना दिया। अब जी डिस्काउंटिंग करते हैं। तो 10,000 पहले वाले को आपने माफ़ कर दिया, बाकी 10,000 के कितने रेंटल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 में से एक निकल गया था ना, ठीक है। ये 12 कैश फ्लोज पे एनविटी का फॉर्मूला लगाया 1 माइनस 1.1। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 11। कितने कैश फ्लोज वो है माइनस एन में आता, ठीक है जी। तो बताइए जी, 74951। नाउ दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, जो लीज लायबिलिटी में हमने लिखना होता है और जिससे लीज अमॉर्टाइजेशन स्केड्यूल स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 74951 यहाँ से ये स्टार्ट हो गया हमारा लीज अमॉर्टाइजेशन स्केड्यूल, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्या करेंगे जी? स्केड्यूल को पूरा करें। उसने हमसे कहा है 2016 के लिए आप एक्सट्रैक्ट्स बनाओ, नोट बनाओ। तो ठीक है, नहीं पता लगता पहले बंदे को, एडवांस के सवाल में 16 के लिए भी 17 बनाना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी आगे पड़ा होगा ना, तो कोई बात नहीं, फिलहाल 16 तक कर लेते हैं। जरूरत पड़ने पे वो हो नहीं मिल रही कोई चीज़ तो आगे बढ़ लेंगे, फिर बैलेंस शीट में हो सकता है और आगे जाना पड़ जाए या वहीं पे रुकना पड़े। तो लेट्स सी, 16 तक तो जाना है, नज़र आ गया। तो यकम जनवरी 15, 74951 पे लगाओ 10%, नहीं लगाना, एडवांस का सवाल है तो पहली इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा। भाई वो मार्कर लेके गए थे, वापस नहीं लेके आए। हाँ, ऐसे ना करना, बुला लेना उनको जी। अब हमें मेरे को बात कहते फिर मैं क्या करूँ? देखे पीछे मुड़ के देखा करो, कहते मैं क्या करूँ? जी बेटा, तो सारे का सारा फिर क्या है? प्रिंसिपल। तो यहाँ पे बच गया 64951, ठीक है। फिर 16 वाले साल में आए तो अब इंटरेस्ट 6495 3505 और बैलेंस आ गया 61446। अभी फिलहाल मैंने बस यहीं पे मामला रोक दिया, ठीक है। कोशिश करूंगा अब मैं 16 वाले साल के अंदर पीएनएल बना लूं, बैलेंस शीट बना लूं और नोट बना लूं, ठीक है। तो ये टाइम है आपके आने का। कोई जी सर यही तो टाइम। क्वेश्चन नंबर, खुद आज 10 मिनट पहले क्या आ गया है बेटा, जगह बना देना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4A, हमने क्लास एग्जाम्पल जो बनाई थी, ठीक है। अब नाम क्या है बिजनेस का? कोई नाम नहीं है, कंपनी ABC। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स 2016 के हैं सिर्फ, तो फॉर द ईयर एंडेड, इधर ही लिख लें बस, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। ओके, लेसी का सवाल है, नॉर्मल लीज है, पीएनएल में आएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन, तो इसलिए 2-3 लाइनें यहाँ पे खाली छोड़ दी मैंने। उसके बाद कंपनी ABC स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स बना लें। ये एज ऑन बना करती है, तो एज ऑन 31 दिसंबर 2016। नॉन करंट एसेट्स के अंदर राइट ऑफ यूज़ ने आना है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लीज लायबिलिटी ने आना है ना। लीज लायबिलिटी आती है नॉन करंट लायबिलिटीज़ में, और करंट लायबिलिटीज़ में इसका करंट पोर्शन आता है, करंट पोर्शन ऑफ
लेकिन चूंकि एडवांस का सवाल है तो इंटरेस्ट पेएबल भी नज़र आएगा। मैंने कहा ज़रा जगह वैसे बना लेते हैं। अब भाई आपने कह दिया ना, मार्कर जो लेके गए थे वो ले आए वापस एजाज को। ज्योमेट्री बॉक्स में तो ख़त्म हो गए, फिर उन्हें क्या और 2-3 ले आए ब्लैक। अच्छा जी, अब आसान काम क्या है, डेप्रीसिएशन। ठीक है, अब पूरे सवाल के अंदर कहीं पे कोई आईडीसी हो, कोई इंस्टॉलेशन हो, कोई डिसमेंटलिंग हो, ऐसी कोई चीज़ है जी? चलो मैं फिर भी यहाँ पे जगह जगह वहाँ पे नहीं बची, मैं यहाँ पे वर्किंग नंबर 3 फिर भी ओपन कर लेता हूँ, और वो क्या है जी, कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज़, ताकि आपको ज़रा रिवीजन होती रहे। तो कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज़ में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट आती है, आईडीसी या इंस्टॉलेशन वगैरह आ सकती है, और पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग आ सकती है। हमारे सवाल में तो सिर्फ क्या है, 7-4, कोई इंस्टॉलेशन नहीं सवाल में, कोई पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग नहीं, तो 74951 ही क्या आ गया, आपकी कॉस्ट राइट ऑफ यूज। ठीक है, अब इसी कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज को क्या करना है हमने, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 74951 डिवाइडेड बाय, अब एक ही लाइफ गिवन है सवाल में और वो क्या है, लीज टर्म 12 साल, तो 12 पे इसको डिवाइड कर देते। आंसर बताएं जी, 6246 की डेप्रीसिएशन आ गई। डबल एंट्री भी बोल के लिख सकते थे, बहरहाल अलग अलग भी बना लें तो हर्ज कोई। ठीक है, फिर राइट ऑफ यूज एसेट ने बैलेंस शीट में नज़र आना है, तो 74951 इसकी कॉस्ट है, वर्किंग 3 से हमने उठाई है, और इसकी डेप्रीसिएशन है 6246, तो बुक वैल्यू आ गई इसकी 687। ठीक है, आसान काम हो गया। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस ढूंढना है। ठीक है, अच्छा एक मसला है, आप लोगों ने शायद गौर नहीं किया, वो मसला ये है कि हम खड़े कौन से साल में हैं। तो आपने डेप्रीसिएशन एक्सपेंस तो चलो हर साल बराबर ही डालना था, क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी इतनी होनी थी? तो ये ध्यान रखने वाली बात। ठीक है, तो कॉस्ट माइनस करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, और वो कैसे निकलेगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या यूं कर लें, ये यूं थोड़ी सी जगह बनाता हूँ, वर्किंग नंबर 3 से आया ना ये, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, तो 74951 डिवाइडेड बाय 12 करने से 1 साल की डेप्रीसिएशन आती है। तो पीएनएल में तो 1 साल की ही जानी थी, लेकिन 1 जनवरी 15 को ये लीज स्टार्ट हुई थी, एसेट आया था, तो 31 दिसंबर 15 और 31 दिसंबर 16, 2 साल हो चुके हैं। तो ये ज़रा ध्यान वाली बात थी जो आपने नहीं दिया, कोई बात नहीं, अब सही करेंगे ना, काटा वाटा करेंगे तो याद रह जाएगा। बताओ जी बुक वैल्यू 62, ये सही बताया था आपने, 62459, मुझे लगा शायद ये सही बताया हुआ था। सही है, ऐसे ही किसी एक साल में आपको लाके खड़ा करता है। तो ध्यान से देखो, डेप्शन एक्सपेंस तो हर साल सेम ही रहना है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, और इस साल में भी 1 साल की ही डेप्शन आनी थी, लेकिन बैलेंस शीट में तो एक्यूमुलेटेड डेप्शन लेनी थी, तो 2 दफ़ा डेप्शन को माइनस करना है 2 साल की। ठीक है, किस किस ने 1 ही साल की थी घर पे, 1 2, अच्छा खुद अपना बताया करें, आसपास ना देखा करें, कोई और हाथ खड़ा कर दूंगा, आपने किया तो बताएं, कोई बात नहीं, किस किस ने 1 साल की डेप्शन ली थी। ओके चलो, इंशाल्लाह याद रह जाएगा, आप जिंदगी में भूलेगा नहीं ना। अच्छा जी, अब इंटरेस्ट एक्सपेंस की बारी आई। हमारा साल कौन सा है, तो पीएनएल फॉर द ईयर बनता है, तो मुझे 1 जनवरी 16 से 31 दिसंबर 16 का इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट ये पड़ा है 1 जनवरी 16 के सामने, नहीं 16 का इंटरेस्ट 1 जनवरी 16 पे कैसे हो सकता है, इंटरेस्ट तो कभी भी एडवांस में पे नहीं होता, ये तो दरअसल 15 वाले साल का इंटरेस्ट था जो 16 के सुबह पे हुआ है। इसका मतलब ये फिंगर थंब अप्रोच क्या बता रही है, 1 जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15 तक का इंटरेस्ट है, जो 31 दिसंबर 15 के सामने नजर आने की बजाय 1 जनवरी 16 के सामने नजर आ रहा है, क्योंकि ये एडवांस का सवाल है। ठीक है, इसका मतलब अगर मुझे 16 वाले साल का इंटरेस्ट चाहिए तो मुझे अगला एक स्टेप पे वर्किंग बढ़ानी पड़ेगी। ये मैं उस वक्त कह रहा था आपको कि एडवांस वाले सवाल के अंदर आपके साल का इंटरेस्ट आपके साल की पेमेंट के सामने नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि वो एडवांस का सवाल है, तो अगले साल के पहले दिन पे हो रहा है। अगर सालाना रेंटल वाला सवाल है तो ठीक है, तो फिर
ज़रूरत के मुताबिक बढ़ा लिया हमने। इसको बढ़ाएं जी, 6145 आ गया जी, 3855 आ गया जी, 57। अब बैलेंस शीट में भी आगे बढ़ना पड़ा तो बढ़ जाएंगे, नहीं तो यहीं से काम चल गया तो चला लेंगे। ठीक है, अब फिंगर थंब अप्रोच चेक करो। यकम जनवरी 16 से 31 दिसंबर 16 तक का इंटरेस्ट यकम जनवरी 17 के सामने पड़ा है, एडवांस का सवाल है इस वजह से। ठीक है, तो 6145 इज द करेक्ट आंसर। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में फॉर द ईयर वर्किंग 2 से उठाया जी, ये तो उम्मीद है सही ले लिया होगा, ये तो सबका सही था ना। ओके, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, इधर सामने आके बैठो, किसी के साथ बैठो, ये ना हो पता ही ना चले कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। अच्छा जी, अब क्या रह गया जी, लीज लायबिलिटी। लीज लायबिलिटी जिसको करंट नॉन करंट में बाइफरकेट करना है, उसके लिए क्या तरतीब है जी, अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगाए। अब हमारा साल 16 है, तो 16 वाले साल में ये एक पेमेंट हुई है, ये देखें ना सारे 16 वाले साल में ये एक पेमेंट हुई है, लिखा हुआ है 17 में हुई है, कह रहे हैं यस, हाँ सीरियल आ रहे हैं, ऑटो पे लगे हुए हैं, ये 16 वाले साल की पेमेंट है। तो 16 वाले साल में पहले ही दिन एक पेमेंट हो गई थी, तो इसका मतलब लाइन लगेगी इधर। ठीक है जी, तो 16 वाला साल हमारा साल है, हमारे साल की आखिरी पेमेंट का एक ही पेमेंट है, उसके नीचे हमने क्या कर दिया, लाइन लगा दी। अब हम बना रहे हैं बैलेंस शीट, लीज लायबिलिटी को प्रेजेंट करना है, तो प्रिंसिपल वाला कॉलम देखना है। तो अब इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं आगे जाने की, ये क्या है, करंट पोर्शन, और ये क्या है, ज़िंदगी आसान है। ठीक है, वैसे दूसरा तरीका भी बताया था, सारा स्केड्यूल पूरा करो, इन सब को ऐड करो, या फिर सारा स्केड्यूल ही पूरा करो और टोटल में से उसको माइनस करो। कितना मुश्किल काम है, तो आसान काम यहाँ पर अल्लाह ने आसानी दे दिया, उसको करें। ठीक है, तो एडवांस के सवाल के अंदर भी वैसे ही काम चल गया जैसे एरियर में चलता था, इसमें फ़र्क ही कोई नहीं पड़ा। तो ये दोनों फिगर्स हमें मिल गई वर्किंग। हाँ, अगर सेमी एनुअल या क्वार्टरली हो तो आपको लाइन से आगे 2 या 4 को ऐड करना पड़ सकता है, जो कल हमने किया था सेमी एनुअल वाले सवाल में। ठीक है, अच्छा जी, नॉन करंट 5591 और करंट 3855। लेकिन चूंकि ये एडवांस का सवाल है, तो आपका ये 16 वाले साल का इंटरेस्ट 16 की शाम को पे नहीं हुआ था, बल्कि यकम 17 की सुबह पे हुआ है। यानी आपने 16 के साल में अगर जनरल एंट्रीज की होती तो 31 दिसंबर 16 पे आपकी एंट्री होती इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल पे। अब ये ध्यान रखना है बस सवालों में। तो अगर एनुअल रेंटल्स वाला सवाल है तो फिर हमारे पूरे 16 वाले साल का इंटरेस्ट सारे का सारा पेएबल होगा, यानी जो पीएनएल में आ रहा है वही सारे का सारा पेएबल आएगा। लेकिन अगर कल को सेमी एनुअल का सवाल आ जाएगा तो एक्सपेंस तो पीएनएल में पूरे साल का आना है, लेकिन पेएबल सिर्फ 6 महीने का होगा। अगर क्वार्टरली आ जाए, एक्सपेंस पूरे साल का आएगा, पेएबल 1 क्वार्टर का निकालना पड़ेगा अलग से। ठीक है, मंथली रेंटल वाला सवाल है तो एक्सपेंस तो पूरे साल का, लेकिन पेएबल सिर्फ 1 महीने का होगा। ये बात समझ आई है सबको? तो फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल, तो ये इंटरेस्ट पेएबल एडिशनल चीज़ हमारे सवाल में। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट पेएबल 6145, वर्किंग 2 से ही ये भी उठा लिया, या वही वाली एंट्री भी इधर दिखा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये जनाब हमारे एक्सट्रैक्ट्स बन गए। तो ज़रा एडवांस के सवाल की रिवीजन भी हो गई, क्योंकि आज फिर अब बात आगे बढ़नी है, कुछ चीज़ें नई करनी है हमने। पास पेपर का सवाल फिर करेंगे इंशाल्लाह, 1-2 सवाल होमवर्क में जाने हैं, मतलब बहुत सारा काम करना है। आज वीकेंड है ना, वीकेंड है, ढेर सारा पढ़ेंगे। दूसरा क्या करना है जी, नोट बनाना है लेसी का। अच्छा, अब असल बात क्या है, असल बात ये बातें हैं जो आप रिवाइज करते हैं, सवाल करते हैं। एक सवाल को 3 बार करें, मुझे कोई मसला नहीं है, पर सवाल याद करना मौत है। वो तीनों बार सवाल करते हुए कॉन्सेप्ट रिवाइज करें तो फिर तो आपने समझो 3 सवाल किए। वो क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऐसे लेसी का सवाल है, नॉर्मल लीज है, पीएनएल में क्या जाना है, डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट, बैलेंस शीट में क्या जाना है, राइट ऑफ यूज की बुक वैल्यू, लीज लायबिलिटी, करंट नॉन करंट। और अगर एडवांस का सवाल है तो इंटरेस्ट पेएबल भी आएगा। लेसी का सवाल है, नॉर्मल लीज है, तो नोट 2 बनेंगे, एक राइट ऑफ यूज का जस्ट लाइक IAS 16, दूसरा लीज का। लीज के नोट में
अंग्रेजी और मैच्योरिटी एनालिसिस, जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज आते हैं। बस ये लीज है। जितनी बार सवाल करो ये चीज़ों को दिमाग में रिवाइज करो, अब बस आप ये नहीं भूलेगा फिर, ठीक है। आइंदा भी ऐसे ही, जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, आगे चल रहे होंगे, तो किसी वीकेंड पे आपने लीज के कुछ सवाल अगर पकड़े करने हैं तो उनको ऐसे ही रिवाइज करके करना है, नहीं भूलेगी इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, यही है लीज, मुश्किल कोई नहीं, यही है बस। लेसर भी आएगा ऐसे ही आसान लगेगा आपको इंशाल्लाह। तो कंपनी ABC है, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी फॉर द ईयर एंडेड बनते हैं। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। तो दो नोट्स बनते हैं लेसी के सवाल नॉर्मल लीज में, एक होता है राइट ऑफ यूज का, दूसरा तो मैंने 1 और 2 इसीलिए लिख दिया, ठीक है जी। तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, जिसमें आपने कॉस्ट भी लिख सकते थे, ओपनिंग लिखना होता है, एडिशन और क्लोजिंग, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ओपनिंग बैलेंस, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर और क्लोजिंग। और फिर इन दोनों क्लोजिंग्स को नेट करेंगे तो बुक वैल्यू। अब हम 16 वाले साल में खड़े हैं, तो 1 जनवरी 16 ओपनिंग डेट है और 31 दिसंबर 16 हमारी क्लोजिंग डेट, ऐसे ही है। तो ओपनिंग तो आ गया 0, क्यों? हाँ जी, 15 के साल में लीज स्टार्ट हुई थी, कमेंसमेंट डेट तो 15 में पड़ी है। तो जैसे वो IS 16 में IS 38 में नोट बनाते थे ना आप, तो यूँ सवाल किया करते थे, अगर आपका ये पहला साल नहीं है तो आप 31 दिसंबर 15 पे जाके खड़े होंगे और वहाँ खड़े होकर आप क्लोजिंग बैलेंसेस निकालेंगे। याद आ रहा है कुछ? ये क्लोजिंग आपके जो हैं वो अगले साल का ओपनिंग बनेंगे। अब एसेट अकाउंट में क्लोजिंग कॉस्ट पड़ी होगी, कॉस्ट वो वर्किंग 3 वाली, तो यही ओपनिंग कॉस्ट बन जाएगी 74951। कोई एडिशन नहीं हुआ इस साल में, कोई नई लीज नहीं आई, तो ये नई लीज आ जाती तो एडिशन कर देते, तो मसला ठीक है। तो क्लोजिंग में फिर यही कॉस्ट आ जाएगी, कितनी है जी? 74951, ठीक है जी। उसके बाद ओपनिंग एक्यूमुलेशन 0 हो गई। तो अगर ये नोट बनाया था तो फिर ये गलती कैसे हुई थी? यानी कि यहाँ पर भी गलती कर गए, यहाँ पर गलती नहीं की तो फिर नोट फिर चेक भी नहीं किया, बाद में जाके कर लिया था, फिर सही हो गया था। चलो खैर जी, 31 नंबर 15 पे खड़े होकर 1 साल की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुकी हुई है, तो वो 31 नंबर 15 वाला क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बनना था। तो ओपनिंग बैलेंस है 6246। फिर इस साल की डेप्रिसिएशन भी 6246 आई, क्लोजिंग 12492 आ गया, क्लोजिंग में से क्लोजिंग माइनस किया 62459। तो जिसने 1 साल की डेप्रिसिएशन यहाँ पर ली थी, जरा दोबारा हाथ खड़ा करें, अभी बता रहे थे ना बच्चे, तो फिर ये नोट बनाया था, इसमें भी गलती हुई थी, फिर ये इसको सही करना चाहिए था ना, ठीक है। और जी, और किससे गलती हुई थी यार? चले, मान नहीं रहे हम, मानना चाहिए। अच्छा, मुझे ये मेरी लर्निंग होती है, मैं आपसे पूछता हूँ ना, कहता हूँ शेयर करें अपना एक्सपीरियंस, तो मेरी लर्निंग होती है। अगली बार फिर गोली ऐसे सेट करके लाते हैं कि वो वाली भी गोली फिर चलती रहे ना जी। तो लीज का नोट है 2.1, द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट एज अ लेसी, लीज टर्म इज 12 years, रेंटल्स आर पेएबल एनुअली इन एडवांस, इम्प्लिसिट रेट इज 10%। लिखना है तो लिख लो, रेट वाला ना भी लिखो तो खैर चल जाता है, ओके। 2.2 मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। तो 31 दिसंबर 2016 का नोट चाहिए था हमें। यहाँ पे भी सोच आई होगी,
कि अभी तक तो जितने सवाल क्लास में कराए थे इसने 2-3 साल में काम पड़ जाता था, ये 12 वाला होमवर्क में दे दिया यार, ऐसे थोड़ी करता है कोई। तो नोट के लिए भी हमें क्या चाहिए, यही लाइन। तो ये लाइन ऑलरेडी लगी हुई है और आप ये मौजूद है यहाँ पे। 31 दिसंबर 16 पे समझें आप खड़े हैं। अब 31 दिसंबर 16 पे खड़े हैं, नोट के अंदर अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज का मैच्योरिटी एनालिसिस देना है, यानी आप इंस्टॉलमेंट वाला कॉलम देख रहे होंगे, तो आप यहाँ पे खड़े होकर कहेंगे 1 साल के अंदर अंदर, ऐसे ही है 31 दिसंबर 16 पे खड़े होकर 1 साल के अंदर अंदर ये पेमेंट है, 1 साल के बाद लेकिन 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल के बाद लेकिन 3 साल के बाद लेकिन 4 साल के बाद लेकिन 5 साल के बाद लेकिन 6, ये तो करते ही रहेंगे फिर। 50 साल की लीज पे जी हुई कोई चीज़, बस फिर बस सुकून से बस यही बनाओ बैठ कर। तो भाई कोई एक हद होगी, ठीक है। अब यहाँ पे 2 सिचुएशन है, लेकिन फिलहाल मैं जो एक रख रहा हूँ आपके सामने वो 5 साल वाली टाइम बैंड वाली है, कि आप टाइम बैंड को मैक्सिमम क्या करें 4 to 5 ईयर्स तक लिखें, और फिर अगर काम ना बने तो फिर आप मोर देन 5 ईयर को क्या कर दें, इकट्ठा कर दें, ठीक है। अब ये देखें जी, 16 के एंड पे खड़े हैं तो लेस देन 1 ईयर, ये कौन सा वाला है, ये 17 वाला, 10,000 आ गया, ठीक है। फिर 16 के एंड पे खड़े हैं 1 to 2 ईयर्स, कौन सा होगा, 18 वाला, वो भी कितना है, 10,000। 16 के एंड पे खड़े हैं तो 2 साल के बाद लेकिन 3 साल के अंदर अंदर, कौन सा, 19 वाला, 2 to 3 ईयर्स, 10,000। 16 के एंड पे खड़े हैं तो 3 साल के बाद लेकिन 4 साल के अंदर अंदर 20 वाला, 3 to 4 ईयर्स, 10,000। 16 के एंड पे ही खड़े हैं, 4 साल के बाद लेकिन 5 साल के अंदर अंदर, कौन सा, 21 वाला, 4 to 5 ईयर्स। और उसके बाद जो है ना जी, 16 के एंड पे खड़े हैं तो 5 ईयर्स के बाद वाले मोर देन 5 ईयर्स कहकर इनको इकट्ठा कर देंगे, तो मोर देन 5 ईयर्स। अब मोर देन 5 ईयर्स 10-10 हज़ार के कितने किराए हैं, 1 2 3 4 5, तो इंटू 5, 50,000, और टोटल क्या बन गया, 1 लाख जी, पूरा 1 लाख, ओके, 100,000। ठीक है जी। अब इतनी वर्किंग काफ़ी है, सोचकर अगला बना लें, किसी ने मना किया। 16 के एंड पे बैठे हैं आप, तो फिर 17 18 19 20 21, ये 4 to 5 तक आ गया। उससे आगे आपने लीज के साल गिन लेने हैं, तो 22 23 24 25 26, तो 5 इकट्ठे भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ तक जाना, लेकिन चूंकि पहली दफ़ा यहाँ पे ये काम हुआ है इसलिए मैंने ये सारा बनाकर आपको दिखाया। हालांकि वर्किंग तो यहाँ तक भी काफ़ी थी। मसला इसमें होता है, अगर इस साल का मिसाल के तौर पे हम बैलेंस शीट बना रहे हो तो इंटरेस्ट तो हर साल चेंज हो रहा है, ये इंस्टॉलमेंट तो सेम है, तो ये ज़बानी भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। कोई मसला, अच्छा। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके होमवर्क में था, अब इसको भी ज़रा फटाफट कर ना लिया जाए, क्योंकि इसका स्केड्यूल बना हुआ है ना, तो ज़रा और पक्का हो जाए, ठीक है। कितने बच्चों ने इसको ट्राई किया था वैसे, सब ने नहीं किया ना, देखो वर्क थीव्स। अच्छा, फिर यूं करो, एक्सट्रैक्ट्स और नोट बनाते हैं, ठीक है, और मुझे आप बना दें, मेरी रिक्वायरमेंट है आपसे, क्वेश्चन 4 के अंदर मेरी आपसे रिक्वायरमेंट है कि आप मुझे एक्सट्रैक्ट्स और नोट बना दो, एंड रेलेवेंट नोट्स
ऑफ किस साल के बनाओगे? 17 का बनाओ। ठीक है, चलो जल्दी से अब आपके पास डायरेक्ट, पता नहीं अब इसमें आपने क्या किया होगा, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 18 की कही हुई है और नोट भी 18 का कहा हुआ है। अब 18 का ही बना लें या 17, ठीक है 18 का ही बनाते हैं क्योंकि इसका सोल्यूशन नहीं है ना, 18 का ही बनाएं, चलें 18 का ही बनाएं। मेरे जहन में नहीं था कि रिक्वायरमेंट, मुझे लगा शायद उसने एंट्रीज मांगी हुई हैं। चलें जी 2018 का फिर तो अब बना हुआ है, चलें अच्छा है, सब मिलके अब देख भी लेंगे। तो मैं 2 मिनट बस आपको देता हूँ, जिन्होंने नहीं बनाया हुआ था कम से कम वो सोची तो पावें। जल्दी करें, अब बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू होने वाली है इस सवाल के बाद और वो डिस्कशन है डेप्रीसिएशन की, लेसी के सवालों में। फिर एक चीज़ होती है परचेज ऑप्शन, एक होती है गारंटीड रेजल वैल्यू, वो तो फिलहाल आज नहीं पढ़ेंगे। परचेज ऑप्शन तो वो भी आ जाएगी आज। फिर पास पेपर का एक सवाल करना है, पता नहीं एडवांस का होगा या एरियर का होगा, देखेंगे सवाल में जा, रिक्वायरमेंट भी देख लेंगे वहाँ पे क्या है। अवश्य यानी लेसी का सवाल करने के आप काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह आज पास पेपर वाला। 2-3 चीज़ें अभी उसमें नहीं है, लीज इंसेंटिव है, पेनल्टी है, इस तरह की चीज़ें देखेंगे आज, डिस्कशन हो गई तो हो गई। हाँ जी डन हो गया। तो हमने P&L बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम 2018 के लिए। और लेसी का सवाल नॉर्मल लीज, तो क्या आएगा जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। ठीक है जी। उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर, अभी मुझे नहीं पता सवाल एडवांस का एरियर का, तो मैं जो नॉर्मल चीज़ें आती हैं वो तो लिखूँ ना। नॉन करंट एसेट्स में राइट ऑफ यूज़ की बुक वैल्यू नज़र आएगी और नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लीज का नॉन करंट पोर्शन और करंट लायबिलिटीज़ में लीज लायबिलिटी का करंट पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, अब आसान चीज़ अगेन डेप्रीसिएशन। अब पूरा सवाल आपने देखा तो सवाल के अंदर ना कोई आईडीसी, ना कोई इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ना कोई डिसमेंटलिंग की कॉस्ट है। तो इसका मतलब राइट ऑफ यूज़ में भी सिर्फ क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी। तो 204,326 से ही पहली एंट्री आप पास करेंगे, कमेंसमेंट डेट पे राइट ऑफ यूज़ डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। ठीक है, तो अब यही कॉस्ट पड़ी हुई है हमारे पास 204,326 और अब सवाल के अंदर उसने सिर्फ एक ही लाइफ बताई है और वो है लीज टर्म। ये दो यूज़फुल लाइफ भी कभी सवाल में आ सकती है। यूज़फुल लाइफ मतलब एसेट से फ़ायदा कितने साल मुतवक्के है, जो इंटेंशन है कंपनी की। ठीक है, और लीज टर्म जितने अरसे की लीज है। तो ये डिफरेंट हो गई, तो क्या करना है वही डिस्कशन आज करनी है। वो BTL वाले सवाल में 2 लाइफ थी, उस वक्त मैंने गोली करा दी थी कल आपको, तो आज वो बता दूंगा तो समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा अब कितने साल पे डेप्सिट करोगे जी, 15 साल पे, और पूरा साल या कुछ अरसा कम है, पूरा साल। कमेंसमेंट डेट जो है वो 1 जनवरी है जी। डेप्शन कितनी आ गई, 13,622। ठीक है जी। उसके बाद राइट ऑफ यूज़
नॉन करंट एसेट्स में राइट ऑफ यूज नज़र आना है, तो 204,326 माइनस, हाँ जी, ये बुक वैल्यू पे आना है, तो वो ज़रा रिवीजन होगी। चलो तो यहाँ पर डायरेक्ट ही कर लेते हैं फिर। 204,326 डिवाइडेड बाय 15, तो ये किसी एक साल में आपको खड़ा करना सिखाया मैंने, ठीक है जी। किसी एक साल में आ जाए और आकर इसको, अब हमने ये एसेट लीज पर लिया था 15 में, 31 दिसंबर 15, 31 दिसंबर 16, 31 दिसंबर 17 और 31 दिसंबर 18 बैलेंस शीट बन रही है एज ऑन 31 दिसंबर। कितने साल्स? 4 साल्स आ गए यहाँ पे, ठीक है जी। तो बुक वैल्यू 14938, ठीक है जी। ये बुक वैल्यू आ गई आपकी, और ये एक्सट्रैक्ट को जरा आगे ले आए। ठीक हो गया जी। अब जी फिर इसके बाद फिंगर थंब अप्रोच से आपने इंटरेस्ट निकालना होता है, वही रह गया ना। अब हम आए इधर तो हमने देखा हमारा सवाल है रेलेवेंट साल है हमारा 18 का, तो हमने यहाँ से ढूंढा तो हमें यहाँ पे 18 मिला। ओह, ये तो एरियर का सवाल था, तो ये क्यों मैंने दिया था होमवर्क में? तभी फिर मुझे लगता है मैंने एडवांस का सवाल, उस वक्त मेरे ख्याल ही नहीं, मुझे लगा ये एडवांस का सवाल है, तो और अच्छा हो गया। ये ही तरीका है ना, यहाँ से देखेंगे तो 17 नजर आया और 31 दिसंबर 17 है, हाँ हाँ, ये 17 का इंटरेस्ट यही मिल जाएगा। और अगर यहाँ पर 31 दिसंबर 17 की बजाय यक्का मेरे 18 लिखा होता तो हम कहते 17 का इंटरेस्ट 18 के सामने पड़ा है, पर ये एरियर का सवाल ही है, ठीक है। तो 17 के साल का इंटरेस्ट, सॉरी 18 के साल का इंटरेस्ट 18 के सामने ही पड़ा हुआ है 22,300। तो बहुत आसान सवाल था यार, 22,000। तो अगेन मसला वही है, वो जो आपने डेप्रीसिएशन इकट्ठी नहीं की होगी, 22,300 का इंटरेस्ट आ गया, ठीक है जी। और उसके बाद अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगानी है, तो हमारा साल है 2019 गया जी। तो 31 दिसंबर 2018 की आखिरी पेमेंट के नीचे लगा दें लाइन, और इस वक्त बैलेंस शीट पे फोकस है तो प्रिंसिपल वाला कॉलम देखें, ये है करंट पोर्शन। अच्छा, लीज कितने साल की थी जी? 15 साल की थी। तो हमने 15 साल की तो वर्किंग ही नहीं की, हमने सिर्फ कहाँ तक गए? वैसे तो 18 के साल के एक्सट्रैक्ट्स है तो 18 तक जाते, लेकिन यहाँ पे जाकर पता लगा होगा आपको घर पे कि बैलेंस शीट बनानी है तो मुझे 19 भी लेना पड़ेगा ताकि करंट नॉन करंट की बाइफर्केशन हो सके, ठीक है। तो 8624 करंट और 169507 नॉन करंट। लीज लायबिलिटी वर्किंग नंबर 2 हमारी होती है ना, ठीक है। ये आ गई 169507 और जी करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी ये आ गया जी 8624, ठीक है जी। अच्छा, अब नोट भी डायरेक्ट बनाने की अब कोशिश करनी है ना। अच्छा है ज़रा लीज वाला खास तौर पे, क्योंकि वर्किंग पूरी नहीं, अभी ज़बानी बताया था, ट्राई करते हैं, ठीक है। तो पर्चे में टाइम बचाना सबसे अहम बात है। समझ आ गई ना? समझाने के तो सारा कुछ ओपन करके रखो, और पूरे 12 साल की वर्किंग कर दी मैंने, आप लोगों के लिए की थी सिर्फ। अब नोट्स हैं जिनके अंदर पहला नोट है राइट ऑफ, ये तो चलो आप बना ही लेंगे, ठीक है। तो राइट ऑफ यूज़ का नोट है जिसके अंदर आप ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ले लेंगे आप, ठीक है ना जी। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट आएगी, हाँ, ओपनिंग क्लोजिंग, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आएगी, क्योंकि अभी मैं करा चुका हूँ तो सेम ही चलना है, और फिर यहाँ से आपने इसका नोट बना दिया, ठीक है जी। बुक वैल्यू निकाल लेंगे आप, ठीक है। और उसके बाद दूसरा नोट आपका बनेगा लीज का। ये देखें नोट कैसा बन गया आपका, है ना, 1 मिनट में। फिर जनाब आपका नोट बनेगा लीज का। तो दूसरा नोट लीज में 2.1 में द कंपनी
has entered into a lease agreement as a lessee. Lease term is 15 years and rentals are payable annually in arrears. ठीक है, फिर 2.1 maturity analysis, contractual undiscounted cash flows. तो अब हम इस वक्त 31 दिसंबर 2018 पे खड़े हैं। अब ज़रा गिनती कर लें थोड़ी सी, अब ये ज़बानी कलामी चलाना है, ठीक है ना। 15 में ये लीज़ शुरू हुई थी, तो 15, 16, 17 और 18 गुजर चुका है, 4 साल गुजर गए हैं, बाकी कितने रिमेनिंग हैं? कितने रिमेनिंग हैं? 11। बाकी कितने? 15 साल की लीज़ है ना, 4 साल गुजर गए तो रिमेनिंग 11 है, ठीक है। अब 18 के एंड पे आप खड़े हैं, अब ज़बानी करना है कोशिश करके ये, ठीक है। तो 18 के एंड पे खड़े हैं, तो अपने समझने के लिए यहाँ छोटा छोटा लिख भी सकते हैं आप ये कौन सा साल है, लेकिन मैं ज़बानी बोलना चाहूँगा क्योंकि वैसे नोट में नहीं लिखना होता। तो लेस देन 1 ईयर, 18 के साल में खड़े हैं, तो 19 का साल क्या है? लेस देन 1 ईयर। कितना रेंटल है? ठीक है जी। फिर 1 to 2 ईयर्स। अब ये कौन सा साल आ जाएगा? 20 वाला। ज़रा ये देख लो, 15 लीज कब शुरू हो रही है? 15 में। तो ये जहन में पहले ज़बानी जो करना है, तो 31 नंबर 15, 16, 17, 18, ब्रेक वाला साल तो ढूंढ रखे ना, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 तक जाना है हमने। कहाँ तक जाना है? अब ये 29 जहन में है, ठीक है, ज़बानी कर रहे हैं ना, 29 को जहन में रख के चल रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा खुला डुला करें इसको जी, 29 को जहन में रख के चल रहे हैं। 1 to, अब लेस देन 1 ईयर, 18 में खड़े हैं, तो लेस देन 1 ईयर कौन सा साल था? फिर 1 to 2, 2 to 3, 2 to 3, 21, 2 to 3, 21, 3 to 4, 22, 4 to 5, बस 4 to 5 क्या आ गया जी? 23। अब मोर देन 5 जो हैं, अब वो गिनती करने हैं, ठीक है। तो मोर देन 5 के लिए आपने पकड़ा 30,000 को। अब ये कौन से साल पे पहुंच गए थे? 4 to 5 में कहाँ पे पहुंच चुके हैं? 23 तक। 24, 25, 26, 27, 28, 29 गिनती कर ली थी ना, तो 6। तो डायरेक्ट कर सकते हैं, थोड़ी हिम्मत करें तो। और अगर तंगी हो रही है, अगर तंगी हो रही है इससे, तो कोई नहीं, बाकी स्केड्यूल यहीं तक रखो और इसको आगे ले जाओ, 29 तक लिख लो हर एक के सामने किस्त। लेकिन मेरा नहीं ख्याल इतना कोई टेक्निकल काम है कि आप सारा डिस्क्लोजर बनाने बैठ जाएं जी। 1,80,000। तो ग्रैंड टोटल क्या बन गया जी? 3,30,000। ठीक है जी। तो ये जनाब आपका, तो डायरेक्ट नोट बना सकते हैं, हिम्मत की ज़रूरत है बस, ठीक है। चलो, तो थोड़ा डायरेक्ट नोट भी बनाना सीख लिया हमने, नोट भी बनाना सीख लिया, एडवांस की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई। अब कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे पूछ लें अभी, ये ना हो के बहुत देर हो जाए। सही है। चलें आगे। चल। अच्छा जी, पेज नंबर 4 अपनी बुक्स का ओपन कर लीजिए। चार। खौफनाक किताब है, देख के डर लग जाता है ना जी बेटा।
आएगा। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? चैप्टर कौन कौन से हैं ज़रा बताओ, बोलो ज़रा। ज़्यादा चैप्टर आ गए हैं ना, बस चैप्टर कौन कौन से हैं ज़रा बोलो। तो बहुत ज़्यादा सिलेबस आ गया, तो वो छोटा ज़रूर होगा। कंसोलिडेशन तक इसमें आ गई है, ठीक है। IFRS 15 रह गया है, फिर EPS रह गया है जो इसमें नहीं आ रहा, फिर इसी तरह से बाकी देख लेंगे ध्यान से। सारा कुछ पढ़ा हुआ है तुमने? कंसोलिडेशन पढ़ी हुई? सारा कुछ पढ़ा हुआ है। अच्छा, पढ़ा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा सिलेबस इसमें आ गया है, यानी कि वो 1 महीने का एंड पे शायद काम बच जाए, बाकी सारा इसी में ही होना है। उसको देखें, अब ये लीज चल रहा है, तकरीबन 15-16 दिन इस पे लगते हैं। फिर IAS 12 है, 15-16 दिन, ये मैं कम अज़ कम वाले बता रहा हूँ, 15-16 दिन उस पर लगते हैं। फिर कंसोलिडेशन है, 25-26 दिन उस पर लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बाकी चंद छोटे मोटे स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, उन पे भी आप फी स्टैंडर्ड 4-5 दिन करते जाएँ ऐड। ये ज़्यादा टाइम इसी पे ही लगना है। ये वॉल्यूम 1 के अंदर असल में कंसोलिडेशन डाल दी गई है इस दफ़ा, जो ज़्यादा वॉल्यूमनस चीज़ है ना, तो इस वजह से ये बड़ा हो गया ज़्यादा। अच्छा, ये कोई बातें करने वाली, टाइम ज़ाया कर रहे हो। पेज नंबर 4 पे आओ ज़रा। एक केस 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है जी। अब मेरा आपसे सवाल है, इन ऑल फॉलोइंग केसेस कह रहे हैं डिटरमिन करो हाउ मैनी ईयर्स, डिटरमिन करो हाउ मैनी ईयर्स लेसी शुड डेप्रिशिएट द, तो हाउ मैनी ईयर्स, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डेप्रिसिएशन ईयर्स, डेप्रिशिएट ओवर, डेप्रिशिएट ओवर कितने साल, ठीक है। तो डेप्रिशिएट ओवर हर एक केस में आपने मुझे बताते जाना है, ठीक है। अब पहला केस आप पढ़ें तो मुझे बताएं कि लेसी को कितने साल में, कितने साल पे राइट ऑफ यूज़ को डेप्रिशिएट करना चाहिए। अंग्रेज़ी बाद में, रूल बाद में पढ़ेंगे, पहले कहता है जी लीज टर्म कितनी है, 6 साल, ठीक है। लेकिन यूजफुल लाइफ इस एसेट की कितनी है, 7 साल। इसको छोड़े तो इरेलीवेंट, बीच में उन्होंने एनुअल रेंटल दे दिया ऐसे, ठीक है। अब लाइफ्स आ गई हैं 2, लेकिन भाईजान ये लाइन और बाजियां ये लाइन आप लोगों ने पढ़ी नहीं। क्या लिखा हुआ है? ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी, ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी एट द एंड ऑफ, तो जब एसेट लाइफ के एंड पे भी लेसी के ही पास आ जाना है और इससे फ़ायदा 7 साल तक उठाने की नीयत उसने की हुई है, तो फिर डेप्रिसिएशन के लिए रेलेवेंट 7 साल ही है। बात समझिए ना। राइट ऑफ यूज़ दरअसल वो एसेट, लीज्ड एसेट ही तो था। अब लीज्ड एसेट, लीज टर्म तो 6 साल है, लेकिन उससे फ़ायदा इसने 7 साल उठाने का सोचा और 7वां साल भी इसी के पास ही एसेट होना है, वापस तो लेसी ने नहीं कर देना। फिर लेसी के लिए रेलेवेंट क्या है, रूल क्या बनता नज़र आ रहा है? अगर ओनरशिप ने ट्रांसफ़र होना हो, अगर ओनरशिप ने ट्रांसफ़र होना हो और यूज़फुल लाइफ ज़्यादा है लीज टर्म से, तो किस पे डेप्रिशिएट करेंगे? यूज़फुल लाइफ पे, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल रूल बनाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर फिलहाल सिर्फ मुझे ये बताओ डेप्रिशिएट कितने साल पे करें, ठीक है। चलो अगला सवाल पढ़ो, देखेंगे होगी तो देखेंगे, होगी तो देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, सवाल में वो कहता है यूज़फुल लाइफ तो है 8 साल, लेकिन लीज टर्म है, सॉरी लीज टर्म है 8 साल और यूज़फुल लाइफ है 10 साल, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं सीधा सीधा लिखा हुआ कि ओनरशिप विल ट्रांसफ़र, बल्कि एट द एंड ऑफ लीज टर्म लेसी हैज़ एन ऑप्शन टू परचेज एसेट। लीज टर्म के एंड पे 8 साल गुजरने के बाद लेसी जब लीज खत्म होगी तो लेसर लेसी को एक ऑप्शन देता है। ये स्टार्ट में खड़े होकर चीज़ें तय हो रही होती हैं, ये नहीं कि उस वक्त जाके देगा, ये अभी स्टार्ट पे, इंसेप्शन पे सारी चीज़ें पता लग रही होती हैं। खैर चलें, लेसी को एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि अगर तुम चाहो तो तुम 9 लाख रुपए पे करके ये एसेट रख लेना, और साथ ही बताया जा रहा है कि इस दिन इस एसेट की फेयर वैल्यू जो है ना वो 14 लाख रुपए है। तो आप खुद को लेसी बनाकर सोचें, ये ऑप्शन कोई बुरी ऑप्शन है? बोलें, क्या ये ऑप्शन बुरी ऑप्शन है?
आप क्या करोगे, आप कहोगे यार मैंने 8 साल के बाद यूज़ नहीं भी करना ना, तो खरीद लेता हूँ 9 लाख का और 14 लाख का बाजार में बेच देता हूँ, 5 लाख का नफा आ जाएगा। लेकिन सिर्फ इस बेस के ऊपर ही आप खुद ब खुद एडिशन इसको डिसीजन नहीं ले लेते। यहाँ पर सवाल में आपको लाजमी तौर पे बताया जाएगा। स्टैंडर्ड कहता है लस्सी से पूछो, हाँ भाई लस्सी, लस्सी की प्रोग्राम है, कच्ची नहीं, लस्सी की प्रोग्राम है, ले लोगे? रीजनेबली सर्टन हो कि ये एक्सरसाइज कर लोगे ऑप्शन? अगर हो तो फिर हम यही समझेंगे कि ओनरशिप ने ट्रांसफर होना है। ठीक है, सिर्फ इस ऊपर वाली लाइन से कि आपको 14 लाख वाली चीज 7 लाख में 9 लाख में मिल जाएगी, इससे डिसीजन नहीं लेना, बल्कि सवाल आपको अगली लाइन क्या बताएगा, इट इज रीजनेबली सर्टन एट द इंसेप्शन, स्टार्ट में खड़े होते हैं, ऑफ द लीज दैट लेसी विल एक्सरसाइज द ऑप्शन टू। तो ये वाली लाइन जो है ना, इसने आकर आपको ओनरशिप विल ट्रांसफर वाले केस में ही डाल दिया। ठीक है, तो ओनरशिप, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है ओनरशिप विल ट्रांसफर, ओनरशिप विल ट्रांसफर, ये लाल वाली लाइन, लाल ब्रैकेट वाली लाइन। ठीक है जी, तो इसको मैं अब ग्रीन कर रहा हूं जो ऊपर आपको नजर आ रहा है। तो या तो सवाल में वो कहेगा, पहले केस में पता है क्या है, मुफ्त में लेसी को एसेट मिल रहा है, ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म। दूसरे केस में कुछ पैसे दे करके लेसी को एसेट मिल रहा है, ओनरशिप विल ट्रांसफर ही है। तो जब ओनरशिप विल ट्रांसफर है तो फिर यूजफुल लाइफ पे ही डेप्रिसिएट करेंगे। क्या ख्याल है, सही है ना? तो फिर रूल अभी लिखेंगे, रूल बाद में लिखना है, फिलहाल तो जरा एग्जांपल से समझ रहे हैं। कितने साल पे डेप्रिसिएट करोगे? 10 साल। राइट ऑफ यूज को डेप्रिसिएट करना है, लेसी तो राइट ऑफ यूज को डेप्रिसिएट करना होता है ना, ओवर 10 ईयर्स। ठीक है जी, तीसरा केस, लीज टर्म है जनाब 12 साल और यूजफुल लाइफ है 14 साल, लेकिन सवाल चुप है। ओनरशिप विल ट्रांसफर क्लियरली भी नहीं कह रहा, फिर मुफ्त वाली या विल ट्रांसफर बाय पेमेंट और रीजनेबल सर्टन कहकर भी नहीं कह रहा, बल्कि सवाल चुप है। तो चुप के केस में विल ट्रांसफर ही अज्यूम कर लेते हैं, लिखा हुआ है, अच्छा सॉरी, ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर टू लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म। अच्छा अगला साइलेंट है, सॉरी। अब ओनरशिप ने लेसी को ट्रांसफर नहीं होना, तो फिर हमने 14 साल का क्या करना है? फिर तो 12 साल पे ही, भाई देखो 12वें साल के एंड पे हमसे तो एसेट गया। ये असल में BTL वाला सवाल था, उसमें लिखा हुआ था लीज टर्म 3 साल है, यूजफुल लाइफ 4 साल है, लेकिन कहीं सवाल में कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ था कि ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म मुफ्त वाली, या ओनरशिप विल ट्रांसफर वाली, ये लंबी कहानी के PO है, परचेज ऑप्शन कहते हैं ना, परचेज ऑप्शन मिला हुआ है लेसी को और रीजनेबली सर्टन है कि वो एक्सरसाइज कर लेगा। ऐसी कोई बात, अभी तीसरा सवाल जाके देख लो, किया था कल, उसमें कहीं नहीं लिखी हुई थी। तो जब ये सिचुएशन आ गई थी तो हमने कहा था यूजफुल लाइफ को साइड पे करो, हमारे लिए तो ठीक है। तो डेप्रिसिएशन के लिए क्या यूज करोगे? 12, यानी इनमें से जो शॉर्टर है वो ही यूज किया ना, ठीक है, वो अभी बाद में रूल बनाते हैं। फिलहाल सादा बात, हमें क्या 14 साल इससे फायदा आना है, वैसे कैश फ्लोज इससे आ सकते हैं, हमने तो 12 साल ही फायदा ले सकना है ना। तो हमारे लिए रेलेवेंट क्या है? 12 ईयर्स। लीज टर्म के यूजफुल लाइफ की बजाय लीज टर्म को डेप्रिसिएशन के लिए यूज करेंगे। ठीक है, चौथा सवाल, लीज टर्म है 15 साल, यूजफुल लाइफ है 18 साल, और यहां पे सवाल क्या हो गया? साइलेंट हो गया सवाल, वाइब्रेशन कर रहा है। ठीक है जी, अब हाँ जी, सवाल खामोश हो तो पहले तो ये असूल बनाए ना, सवाल खामोश हो तो फिर ओनरशिप विल ट्रांसफर वाला पहले अजम्पशन तो देखें, हमने ये रूल शॉर्टर शूटर ऐसे नहीं डायरेक्ट बोलना, हमने रूल बनाना है दो सिनेरियोस की बेस पे। ओनरशिप विल ट्रांसफर तो डेप्रिसिएशन कितने साल पे करनी है, विल नॉट ट्रांसफर तो डेप्रिसिएशन कितने साल पे करनी है। तो पहला डिसीजन ये करो, ओनरशिप विल ट्रांसफर या विल नॉट। पहले केस में आपने कहा ओनरशिप विल ट्रांसफर, मैंने कहा यूजफुल लाइफ पे डेप्रिसिएट करो। दूसरे में आपने कहा ओनरशिप विल ट्रांसफर, मैंने कहा यूजफुल लाइफ पे डेप्रिसिएट करो। ये पक्का असूल हो गया कि ओनरशिप अगर ट्रांसफर होनी होती है एलएससी को तो डेप्रिसिएशन के लिए क्या यूज किया करेंगे? यूजफुल लाइफ। लेकिन
अगर ओनरशिप ने ट्रांसफ़र नहीं होना तो फिर यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट नहीं कर सकते, बल्कि लीज टर्म के ऊपर करेंगे डेप्रिशिएट। ठीक है, सही है। अभी मैं 5वां सवाल नहीं कर रहा, वरना असल असूल तब पता लगेगा। खैर एनीवेज, अब खामोश हो गया। अब खामोशी केस में कोई एक अजम्पशन लेनी है। अगर आपने कहा खामोशी केस में अज्यूम कर लें ओनरशिप विल ट्रांसफ़र, तो फिर 18 है, और अगर विल नॉट ट्रांसफ़र तो फिर, अब मुझे बताएं खामोशी केस में क्या अज्यूम करना चाहिए। अगर विल ट्रांसफ़र अज्यूम करना था तो फिर BTL वाले सवाल में क्या डेथ पड़ी थी। मतलब अगर सवाल साइलेंट होगा तो अज्यूम करना है ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र। बात समझ आई। BTL वाले सवाल में खामोशी की वजह से फिर यही अजम्पशन ली थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा कि अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, we will assume that ownership will not transfer to lessee at the end of lease term। ठीक है जी, ठीक हो गया। तो केस 4 जो है ये सलेंसर वाला केस है। तो फिर अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र है तो शॉर्टर पे लीज टर्म पे हमें यूजफुल लाइफ से क्या, हमने तो 15 साल ही इससे फ़ायदा लेना। समझ आ रही। ठीक है, 5वां और आखिरी सवाल। पहली बात तो मुझे ये बताओ ये तो सवाल ही गलत लग रहा है मुझे। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि एक एसेट से फ़ायदा 5 साल आना हो और आपने उसको 8 साल पे लीज पे ले लिया। क्या ये जायज़ भी है? नहीं, पहली बात मुझे ये बताओ, क्या ऐसी लीज जायज़ भी है? नहीं, होगी का क्या मतलब, या है या नहीं है, होगी है, कैसे है? फजूल बात कर रहे हो यार। 5 साल एक एसेट ने फ़ायदा देना, तुम 8 साल की किस्तों के ऊपर उसको ले लोगे। क्या ये मुमकिन है? क्या ये जायज़ है? बिल्कुल है। सही कह रहा था ये। क्यों? मसलन आपके पास पैसे कोई नहीं है, कम है पैसे, आप गए बैंक के पास, लेसर के पास, और आपने कहा भाई हमें पता है इस एसेट ने फ़ायदा 5 साल देना है, लेकिन आप किस्तें हमें 10 साल की बना दो, 8 साल की बना दो, हमारे पास पैसे अभी ज़्यादा नहीं है और आहिस्ता आहिस्ता करके हम पे करते रहेंगे, तो कोई मसला नहीं है। इट इज़ पॉसिबल, इट मे हैपन, ये बिल्कुल हो सकता है। सही कह रहा था लेकिन फिर डर गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल मुमकिन है जी। आप कहते हैं जी हमारे पास पैसे कम हैं, तो आप एसेट हमें पता है इस एसेट से 5 साल फ़ायदा आना है हमें, लेकिन आप हमारी किस्तें जो है ना वो 10 साल की बना दें, 12 की बना दें, 7-8 की बना दें। इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, अब पहली बात, केस 5 जो है इसमें मसला क्या है? इसमें मसला यही है कि क्वेश्चन क्या है? साइलेंट। तो सबसे पहले तो ये अज्यूम करें कि ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र वाला केस है। सही है, तो अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र वाला केस है तो फिर यूजफुल लाइफ पे या लीज टर्म पे? होना तो लीज टर्म पे चाहिए, लेकिन यहाँ पे आके फंस गए, एक चीज़ का फ़ायदा ही 5 साल आना है। तो इसलिए रूल अब जो बना ना, वो रूल पता है क्या है? अगर ये भी मैं लिखता हूँ, अभी पार्ट 2 में लिखेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं सिर्फ ज़बानी कर रहा हूँ। ठीक है, पार्ट 2 में इसको लिख लेते हैं। अब रूल क्या बन गया? बहुत सिंपल रूल है, याद हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर लेसी के सवाल की बात करें, लेसी के सवाल में डेप्रिसिएशन की डिस्कशन क्या है? अगर ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी वाला केस होगा तो डेप्रिसिएशन हमने करनी है ओवर यूजफुल लाइफ, क्योंकि एसेट तो सारी जिंदगी ही लेसी के पास रहना है। ठीक है, और अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर वाला केस होगा तो हमने उसको डेप्रिसिएट करना है ओवर शॉर्टर ऑफ लीज टर्म और यूजफुल लाइफ। रूल क्या बना? अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर होगी तो फिर शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीज टर्म। अब यहां पे क्या था? ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर, तो इसमें से शॉर्टर पे किया। ओनरशिप विल, साइलेंट के केस में विल नॉट ट्रांसफर, ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर तो शॉर्टर लीज टर्म, ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर तो शॉर्टर, अब यहाँ शॉर्टर लीज टर्म नहीं है, यूजफुल लाइफ, तो यूजफुल लाइफ पे करेंगे। तो ये है हमारा रूल। ठीक है जी, तो पार्ट 1 को यहाँ पे क्लोज कर दें मेरे दोस्त।